गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के सेकंड चैप्टर विलियन, जिसका ये थर्ड पार्ट है। अभी तक आप 2 पार्ट इसके स्टडी कर चुके हैं, 2 वीडियो आप इसके देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे गैस की द्रवों में विलेयता की। गैस की द्रवों में विलेयता पर एक नियम हेनरी ने दिया, जिसको कहा गया हेनरी का नियम। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सामान्यतः गैस की द्रव में विलेयता दाब बढ़ने पर बढ़ती है। जब हम दाब बढ़ाएंगे तो गैस द्रव में घुलना प्रारंभ हो जाएगी। हेनरी ने गैस की विलेयता का दाब के साथ अध्ययन किया तथा एक नियम दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं, जिसके अनुसार स्थिर ताप पर गैस की द्रव विलायकों के निश्चित आयतन में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, यदि इस ताप पर गैस तथा द्रव के बीच साम्यावस्था स्थापित हो। यानी साम्यावस्था होनी आवश्यक है। यानी ताप स्थिर होगा, गैस की द्रव विलायक के निश्चित आयतन में जो विलेयता है वो गैस के दाब के समानुपाती होगी। चलिए, यदि किसी निश्चित ताप तथा सामान्य दाब P पर किसी द्रव के दिए गए आयतन में m ग्राम गैस घुली है, तो हेनरी के नियम अनुसार हमारे पास गैस कितनी घुली हुई है? m ग्राम गैस घुली हुई है, ठीक है। और दाब कितना है? हमारे पास P है, तो m जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। और जब हम ये समानुपाती का जो साइन है, जो चिन्ह है, ये हटाते हैं तो क्या आ जाता है? एक नियतांक आ जाता है, ठीक है। तो m इजकल टू के पी, जहाँ k एक स्थिरांक है। यदि गैस की विलेयता को मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाए तो हेनरी के नियम को निम्न प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। यानी अभी जो हम यहाँ ले रहे थे वो आंशिक दाब ले रहे थे। अब ये जो गैस की विलेयता है, इसको हमने किस में लिया है? मोल प्रभाज में लिया है। तो विलयन में गैस का मोल प्रभाज वाष्प प्रावस्था में गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यानी कोई विलयन है, उस विलयन में गैस का मोल प्रभाज, वहाँ क्या आ रहा था? दाब आ रहा था। यहाँ क्या आ रहा है? मोल प्रभाज आ रहा है, ठीक है। विलयन में गैस का मोल प्रभाज वाष्प प्रावस्था में गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यदि गैस का विलयन में मोल प्रभाज इक्वल टू x तथा वाष्प अवस्था में आंशिक दाब इक्वल टू p, तो हेनरी के नियम अनुसार m इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो हेनरी का नियम, यदि मोल प्रभाज दिया हो तो हेनरी का जो नियम है वो इस प्रकार परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ मोल प्रभाज की फॉर्म में हेनरी के नियम को लिया गया है। यहाँ आप देख रहे थे, यहाँ पर जो हेनरी का नियम था वो आंशिक दाब की फॉर्म में था। यदि विलेयता को मोल प्रभाज में व्यक्त करेंगे तो हेनरी का नियम क्या हो जाएगा? m इजकल टू के एच इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। यही हेनरी का नियम है। चलिए, जहाँ के एच एक स्थिरांक है, के एच का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो ये के एच है यहाँ पर, ये एक स्थिरांक है और इसका जो मान है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। गैस के एच का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। सामान्यतः जो स्थिरांक होते हैं ना, उनका मान ताप पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखिएगा। सामान्यतः, हार्ड एंड फास्ट नहीं। तथा गैस की द्रव में विलेयता घटती है। तो हम कह सकते हैं के एच का मान बढ़ने पर विलेयता घटती है। यानी कि यदि के एच आपका बढ़ेगा, ठीक है, तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो घटेगी। के एच का मान यदि बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घटती है, सीधी सी बात है। चलिए अब बात करते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। अब हेनरी के नियम की कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी नियम केवल तभी उपयोगी है जब नंबर 1, गैस का द्रव विलायक में घुलने पर न तो वियोजन न ही संगुणन होना चाहिए। वियोजन का मतलब है टूटना। वियोजन का मतलब क्या है? टूटना किसी चीज का। न ही संगुणन होना चाहिए। संगुणन का मतलब है जुड़ना। तो गैस का द्रव विलायक में घुलने पर न तो वियोजन और न ही संगुणन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त गैस व द्रव विलायक में कोई अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। गैस का व्यवहार आदर्श गैस के समान होना चाहिए।
अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, गैस का व्यवहार आदर्श गैस के समान होना चाहिए, आइडल गैस के समान होना चाहिए। हेनरी के नियम के उपयोग। अब हेनरी के नियम की उपयोगिता। अब ये जो नियम है हेनरी का, इसकी क्या क्या उपयोगिताएं हैं। नंबर 1, पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड का घुला होना। आपने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल देखी होगी, जब उनको खोला जाता है तो प्रेशर से गैस निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पेय पदार्थ से मतलब कोल्ड ड्रिंक की बोतल से ही है, ठीक है। उसके अंदर से जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड का घुला होना हेनरी के नियम का पालन करता है। बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। जैसे ही बोतल खुलती है तो इसका दाब वायुमंडलीय दाब पर आकर कम हो जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। यानी जो कोल्ड ड्रिंक की आपके पास बोतल होती है, उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जो गैस को भरा जाता है वो हाई प्रेशर पर भरा जाता है। और जब गैस को हाई प्रेशर पर भरा जाता है तो ये आपके पास लिक्विड है, द्रव है, और द्रव में गैस डिजॉल्व हो जाती है। जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी इजीली गैस वहाँ पर डिजॉल्व हो जाएगी। और जब उसके कैप को हटाया जाएगा, वहाँ से रिमूव किया जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा? जब उसके कैप को वहाँ से रिमूव किया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? अब यहाँ से हमने कैप हटा ली, यहाँ गैस भरी हुई है। जैसे ही हमने कैप हटाई, यहाँ से जो गैस है वो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाती है, बहुत तेज़ी से बाहर निकल जाती है, क्योंकि बाहर प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर ज़्यादा था। अब जब अंदर प्रेशर ज़्यादा था, अंदर का जो प्रेशर था वो हाई था, ठीक है, तो वहाँ पर गैस की द्रव में विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा थी। लेकिन यदि हम बाहर की बात करें तो बाहर प्रेशर कम था, तो आसानी से जैसे ही हमने कैप को हटाया, गैस बाहर निकल के चल दी। दूसरी इसकी उपयोगिता क्या है हेनरी के नियम की, कि मनुष्य के फेफड़े हेनरी के नियम का पालन करते हैं। मनुष्य के फेफड़ों में ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण मनुष्य द्वारा सांस लेने में बढ़ते हुए ऑक्सीजन के आंशिक दाब के कारण होता है। मनुष्य के जो फेफड़े हैं वो भी हेनरी के नियम का ही पालन करते हैं। अब जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाती है तो हीमोग्लोबिन मिलता है ऑक्सीजन को, और ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, क्योंकि वहाँ फेफड़ों में बहुत अधिक प्रेशर होता है। जैसे ही हम वायु को अंदर लेते हैं तो वहाँ हाई प्रेशर पर ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन गैस है, ये इस लिक्विड में हीमोग्लोबिन में जाकर डिसॉल्व हो जाती है हाई प्रेशर की वजह से। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन, ऊतकों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। अब जब टिश्यू में पहुंचती है तो टिश्यूज़ में पहुंचती है तो उन टिश्यूज़ में क्या होता है कि प्रेशर वहाँ पर कम होता है। जैसे ही प्रेशर कम होता है, गैस वहाँ से निकल के चल देती है, हीमोग्लोबिन हमारा बचा रह जाता है, और जो ऑक्सीजन गैस है वो वहाँ पर निकल जाती है। अतः ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जो कोशिका को क्रियान्वित करती है। तो ये क्रिया आपकी समझ में आ गई होगी कि मनुष्य के जो फेफड़े हैं उसका जो हीमोग्लोबिन है, जैसे ही फेफड़े हम सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन हाई प्रेशर के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पहुँचती है? टिश्यूज़ में पहुँचती है, जहाँ पर प्रेशर कम होता है, और वहाँ पर ये फिर से क्या करती है? ये जो HbO2 थी, वहाँ पर ये फिर से किस में टूट जाती है? हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन हमारी अलग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर होता है कम। कहाँ पर? टिश्यू में, ऊतक में। तो बात समझ में आ रही है? चलिए, इसकी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट उपयोगिता हैं, यहाँ पर हमने 2 ही ली हैं। आप NCERT से उन्हें भी अब आसानी से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं ठोस की द्रव में विलेयता तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, जिसमें सबसे पहले अब बात कर रहे हैं कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहले फिर विलेयता ही पढ़ लेते हैं। विलेयता, सॉल्युबिलिटी। आपको पता है कि जो विलयन होता है, जो बाइनरी सॉल्यूशन है, वो 2 घटक से मिलकर बना है, एक विलेय और दूसरा विलायक। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलकर संतृप्त विलयन बनाती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। हमारे पास 2 घटक थे, एक विलेय था और एक विलायक था। विलायक हमने निश्चित कर दिया है कि 100 ग्राम, कितना होना चाहिए विलायक? 100 ग्राम होना चाहिए, ये हमने निश्चित कर दिया।
ठीक है। और एक शब्द और यहाँ पर आया संतृप्त, इसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम विलेयता को देख लेते हैं कि हमारे पास, चलिए सबसे पहले संतृप्त विलयन ही पढ़ लेते हैं। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप यहाँ एक सिंपल सा एक हम उदाहरण लेते हैं कि आपके पास एक बोतल में पानी है, ठीक है। इस पानी में आप शुगर डिजॉल्व कर रहे हैं। जब आप इसमें शुगर डिजॉल्व कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो शुगर उसमें डिजॉल्व होगी। आपने 1 चम्मच डाला वो डिजॉल्व होगी, 2 चम्मच डाला वो डिजॉल्व होगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब ये शुगर डिजॉल्व होना बंद कर देगी, उसे कहते हैं हम संतृप्तता। यदि ताप को स्थिर रखा जाए तो उस अवस्था में विलेय की और मात्रा विलायक में नहीं घोली जा सकती। यानी अब हमारा विलयन संतृप्त हो चुका है, अब हमारा जो विलयन है वो संतृप्त हो चुका है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, अब संतृप्तता की बात हो चुकी है तो हम बात करते हैं विलेयता की, सॉल्युबिलिटी की, कि 100 ग्राम किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, ये कंडीशन लगानी बहुत जरूरी है, निश्चित ताप, जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलकर संतृप्त विलयन बनाती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अब शायद ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन। अभी हमने बताया था विलेय की वह मात्रा जो वह विलयन जिसमें दिए गए ताप तथा दाब पर और अधिक विलेय न घोला जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें दिए गए ताप तथा दाब पर और अधिक विलेय न घोला जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। तो विलेयता में संतृप्तता का एक विशेष स्थान है। संतृप्त विलयन में ठोस और उसके विलयन के मध्य साम्यावस्था होती है। जैसे हमारे पास ये ठोस विलयन है, इधर ठोस है और इधर विलयन है, तो इनमें क्या होता है, ठोस विलयन में कन्वर्ट होता रहता है और विलयन ठोस में। तो यहाँ पर ये जो ठोस है ये अविलेय है, और जो विलयन है उसमें चीनी का जो विलयन है, जो विलयन बना हुआ है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, वही संतृप्तता कहलाती है। यानी साम्य अवस्था जब तक ठोस और विलयन के मध्य नहीं होगी, संतृप्तता प्राप्त नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है असंतृप्तता। अब यह असंतृप्तता क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी भी विलयन में विलेय की मात्रा यदि उसकी विलेयता से कम होती है तो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। कोई भी विलयन है यदि उसमें विलेय की मात्रा उसकी विलेयता से कम है, विलेयता कब प्राप्त होगी, जब संतृप्तता प्राप्त होगी। यदि विलेय की मात्रा उसकी विलेयता से कम है तो वह विलयन असंतृप्त विलयन है। अब यहाँ हम एक उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे माना किसी ताप पर किसी ठोस की विलेयता 30 ग्राम पर 100 ग्राम विलायक हो, तो यदि उस ताप पर 100 ग्राम विलायक में 28 ग्राम विलेय घुला हो तो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्योंकि विलेयता कितनी थी हमारी 30, 100 ग्राम विलायक में कितने ग्राम विलेय घुला होना चाहिए था संतृप्तता के लिए 30, हमने कितना डिजोल्व किया हुआ है 28 ग्राम, यानी 2 ग्राम विलेय और डिजोल्व हो सकता है। इसका मतलब हमारे पास ये जो विलयन है 28 ग्राम पर 100 ग्राम विलायक वाला, ये कैसा विलयन है, असंतृप्त विलयन है। अब एक बात करते हैं हम विलीनीकरण तथा क्रिस्टलीकरण। ठोस अवस्था में क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल हमने पढ़े ही थे। अब हमारे पास विलीनीकरण तथा क्रिस्टलीकरण, अब इस हेडिंग को हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे जब एक ठोस विलेय विलायक में डाला जाता है तो उसमें घुलने लगता है। जब एक ठोस विलेय जब हम विलायक में डालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहली प्रक्रिया हमारी क्या होगी, उसमें घुलना प्रारंभ हो जाएगा। यह प्रक्रिया ही विलीनीकरण कहलाती है। जैसे ही आपने कोई ठोस लिया और उसमें कोई विलेय आपने उसमें डाला तो वो घुलना प्रारंभ हो जाएगा। इसमें विलयन में विलेय की सांद्रता बढ़ने लगती है। अब इसमें होता क्या है, अब धीरे धीरे हम विलेय और भी बढ़ा सकते हैं उसमें। इसी समय विलयन में से कुछ विलेय के कण ठोस विलेय के साथ संघट कर विलयन से अलग हो जाते हैं। अब जब हम उसमें विलेय की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं तो जो ठोस विलेय के कण हैं
तो विलयन में से कुछ जो ठोस विलय के कण हैं वो विलय के साथ संघट कर विलयन से पृथक हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है, यानी धीरे धीरे वो जमने प्रारंभ हो जाते हैं, उसके अलग से क्रिस्टल बनने प्रारंभ हो जाते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, चलिए सबसे पहला है हमारे पास विलेय तथा विलायक की प्रकृति। सबसे पहली हेडिंग है हमारे पास विलेय और विलायक की प्रकृति। प्रत्येक ठोस दिए गए द्रव में नहीं घुलता। जैसे हमारे पास NaCl और शर्करा जल में घुल जाते हैं, जबकि NaCl तथा शर्करा नेफ्थलीन और एंथ्रासीन में नहीं घुलते। अब NaCl और शर्करा किस में घुल गए? जल में घुल गए। NaCl और शर्करा नेफ्थलीन और एंथ्रासीन में घुल ही नहीं रहे। तो यहाँ एक नियम आता है लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी जो जैसा होता है, जिसकी प्रवृत्ति जैसी होती है, वो उनमें रहना ही पसंद करता है या उन्हीं में वो डिजॉल्व होता है। ध्रुवीय विलेय केवल ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समान केवल समान में घुलता है, यानी विलेय और विलायक की जो प्रकृति है वो विलेयता पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। यानी विलेय और विलायक यदि ध्रुवीय हैं तो घुल जाएंगे, अध्रुवीय हैं तो घुल जाएंगे, यानी विलेय और विलायक की प्रकृति समान होनी चाहिए। धन्यवाद। इस प्रकार हमारे पार्ट समाप्त होता है। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।